कुछ जानवरों के लिए उल्टा लटकना स्वाभाविक है, पर इस कंग के लिए सारे लॉजिक उलट गए हैं। सवाल ये है कि वो कर क्या रहा है। आर्कांसो में हजारों पक्षी बिना किसी वजह से मरे हुए मिले। इनके साथ कुछ बहुत ही भयानक हुआ, या तो हवा में या फिर उनके जमीन पर गिरने के बाद। और ये मेंढक चमक क्यों रहा है? ये एक क्रिसमस फ्रॉग की तरह है। प्रकृति इतनी अद्भुत है कि कभी-कभी समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, कभी नहीं। हमारे एक्सपर्ट्स की टीम जानवरों के ऐसे अजीबोगरीब बर्ताव और सच में कमाल है। हैरान कर देने वाली घटनाओं की जांच कर रही है, जो कैमरा में कभी रिकॉर्ड नहीं हुई। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ये है नेचर्स स्ट्रेंजेस्ट मिस्ट्रीज सॉल्व्ड। 1 जनवरी 2011 का दिन, और इस शहर की नए साल की शुरुआत एक हॉरर मूवी जैसी हुई है। बी पुलिस डिपार्टमेंट में मैरी हूँ, क्या मदद कर सकती हूँ? यस मैम, मैं जानना चाहती हूँ कि ये सारी चिड़ियाँ इस तरह मर क्यों रही हैं? हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बी पुलिस डिपार्टमेंट में मैरी हूँ, क्या मदद कर सकती हूँ? यस मैम, हो सकता है ये आपको थोड़ा अजीब लगे, पर क्या ढेर सारी चिड़ियाँ मर गई हैं? हाँ। बीबी का ये किस्सा मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि ये तब हुआ था जब मैं यूनाइटेड स्टेट्स शिफ्ट हुआ था। बीबी आर्कांसो का एक छोटा सा शहर है, जहां एक सुबह 5000 से भी ज्यादा मरे हुए पक्षी करीब 3 स्क्वायर किलोमीटर में बिखरे हुए मिले। ये काफी दहशत भरा था। इस किस्से को एफ्लोक्लिप्स यानी कयामत का नाम मिला। इतने पक्षी मरे थे कि उनके शवों को साफ करने में 2 दिन लग गए। जाहिर है इनके साथ कुछ बहुत ही भयानक हुआ था, या तो हवा में या फिर उनके जमीन पर गिरने के बाद। इन पक्षियों की मौत का कारण क्या था? और अगर हवा में कुछ था, तो क्या वहां के लोग भी खतरे में थे? हजारों लाखों की तादाद में ये चिड़िया एकजुट होकर उड़ती है, लेकिन वो आपस में बात कैसे करती है, ये अभी तक रहस्य है। अगर इनका संपर्क आपस में टूट जाए तो कह नहीं सकते कि क्या होगा। लोग परेशान थे कि जिस वजह से पक्षी मरे, तो शायद उनको भी खतरा हो सकता है, तो जल्दी एक्शन लेना जरूरी था। सबसे पहले ज्यादा प्रभावित रेड विंग ब्लैकबर्ड्स की जांच की गई। ये पक्षी कई तरह की धुनें निकालते हैं। इन्हें ये नाम नर के कंधे पर लाल रंग के पंख से मिला है। रेड विंग्ड ब्लैकबर्ड बहुत ही खूबसूरत पक्षी है। नर के काले चमकीले पंख और चमकती सुनहरी लाल धारियां होती हैं। जब नर मादा को लुभाने की कोशिश करता है तो वो धीरे धीरे उड़कर अपनी सुनहरी लाल धारियां उसे दिखाता है, जैसे एक प्लेन लैंड करते हुए अपने फ्लैप्स ऊपर करता है। कमाल का खूबसूरत है, दिखता भी बखूबी है। एक ही रात में इतने सारे खूबसूरत पक्षियों के मरने का राज क्या हो सकता है? ये जो वातावरण है, ये शायद किसी एयरबॉर्न टॉक्सिक घटना की वजह से है। चिंता की बात तो ये है कि 3 दिन पहले बीबी से कुछ ही दूर कुछ और जानवर ऐसे ही रहस्यमय तरीके से मरे हुए पाए गए थे। चिंता करने वाली बात यह थी कि पास की नदी में करीब 1.25 लाख ड्रम फिश भी मर गई, जिससे लोगों में ये शक बढ़ गया कि ये किसी जहर की वजह से हुआ था। हो सकता है इसकी वजह कोई टॉक्सिक गैस हो, जिससे पानी और हवा दोनों ही जहरीली हो गई। ऐसा मुमकिन है कि दोनों पक्षी और मछली एक ही जहर के शिकार हुए। कुछ जहरीली गैस हवा में वाटर वेपर में मिल जाती हैं और बादलों में पहुंचकर एसिड रेन या फिर बर्फ के रास्ते नदियों और वाटर टेबल में आ सकती हैं। पक्षी बहुत नाजुक और गैस की तरफ बहुत संवेदनशील होते हैं। ये कहावत कैनरी इन अ कोल माइन वहीं से बनी है। 20वीं सदी की शुरुआत में माइनर्स कोयले की खान में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैस का पता लगाने के लिए कैनरीज का इस्तेमाल करते थे। जहरीली गैस होने पर कैनरी पहले मरती थी, जो माइनर्स के लिए खतरे का संकेत होता था। सावधानी के तौर पर बीबी के ऑफिशियल्स ने प्रोटेक्टिव सूट भी पहन रखे थे। वाइल्ड लाइफ वेटरनेरियन जोनाथन स्लीमन जैसे टॉप एक्सपर्ट की राय भी ली गई। इस घटना से हम लोग इतने घबराए हुए थे कि हम नहीं चाहते थे कि हमारी नजर से कोई भी पहलू छूट जाए, कोई भी ऐसी बीमारी जो मनुष्यों तक फैल सकती हो। हमने बहुत सारे टेस्ट किए, जिसमें हमने कोई जहर, पैरासाइट्स, वायरस और बैक्टीरिया को शामिल किया, लेकिन जितने भी रिजल्ट्स आए सारे के सारे नेगेटिव थे। पक्षी किसी बीमारी या जहर से नहीं मरे। ये बीबी में सबके लिए राहत की बात थी।
हमें पता लगा कि नदी में ऊपर की तरफ एक डैम खुलने के बाद पानी में हुई उथल-पुथल से उसमें ऑक्सीजन बढ़ने के कारण मछलियां मर गईं। लेकिन एफ्लोकलिप्स की ऑटोप्सी के परिणाम एक रहस्य से पर्दा उठाने वाले थे। उन्हें बहुत सी चिड़ियों की हड्डियां टूटी हुई मिली, कईयों को हैमरेज था, इंटरनल ऑर्गन्स में ब्लीडिंग थी, उनके लंग्स, लिवर और सर की हड्डियों पर चोट के निशान थे। ये सारे के सारे निशान किसी मोटी चीज से चोट यानी ब्लंट फोर्स ट्रॉमा के लक्षण हैं। पर एक साथ 5000 पक्षियों को ऐसी भयानक चोट कैसे पहुंच सकती है? इसका सुराग पक्षी के स्वभाव की एक विशेषता में हो सकता है। ये एक साथ झुंड में उड़ती हैं। रेड विंग ब्लैकबर्ड्स उड़ने में बहुत माहिर होते हैं। नॉर्थ अमेरिका में इन पक्षियों के 10 लाख तक के झुंड देखे गए हैं। ये पक्षियों की उस जाति में से हैं जो मिलकर एक साथ खूबसूरत उड़ानें भरती हैं, जिसे हम मर्मरेशन कहते हैं। बिल्कुल मछलियों के झुंड की तरह पक्षी भी एक साथ मिलकर उड़ान भरते हैं। एक झुंड में सभी चिड़िया एक दूसरे से बात करने का कोई खास तरीका अपनाती हैं, जो अभी तक हमारी समझ से परे है। जैसे स्टार्लिंग्स का झुंड एक पैटर्न में एक साथ उड़ता है। हजारों लाखों की तादाद में ये चिड़िया एकजुट होकर उड़ती है, लेकिन वो आपस में बात कैसे करती है, ये अभी तक रहस्य है। अगर इनका संपर्क आपस में टूट जाए तो कह नहीं सकते कि क्या होगा। तो एक पूरे झुंड की कम्युनिकेशन में क्या बाधा डाल सकता है? ये मौसम से जुड़ी हुई घटना भी हो सकती है। आंधी तूफान में पक्षी आसानी से मर सकते हैं। अरकानसा बिल्कुल टॉर्नेडो एली के बीचों बीच है, इसलिए यहाँ मौसम खराब होने में देर नहीं लगती। एक चीज तो पक्की है कि वो बिजली का झटका सहन नहीं कर सकते। सीधा झटका भी नहीं और दूर से भी नहीं। 30 यार्ड्स के दायरे में गिरी बिजली भी उन्हें भून डालेगी और सिर्फ पंख ही बचेंगे। मरे हुए पक्षी हमें करीब 3 किलोमीटर के क्षेत्र में मिले। लगता है एक पूरा बड़ा सा झुंड ही था। पर क्या बिजली का झटका इतने हजारों उड़ते पक्षियों को एक साथ मार गिरा सकता है? आमतौर पर जब बिजली गिरती है तो 20, 30, 40, 50 मीटर तक असर करती है, तो ये एक पेड़ में बैठी चिड़िया को जरूर मार सकती है। पर एक पूरे उड़ते हुए झुंड पर असर करे, ये पॉसिबल नहीं लगता। अगर ये बिजली से नहीं हुआ तो क्या किसी और तरह का तूफान इसके लिए जिम्मेदार था? हो सकता है ओले गिरे हों। पक्षियों के झुंड पर ओलों का असर बहुत ही भयानक हो सकता है। ओलों की बारिश एक तरह से आसमान से हथौड़े गिरने जैसा होता है। ये सभी जीवों के लिए घातक है, बड़े पक्षियों के लिए भी। 2018 में कोलोराडो जू में एक बतख और एक गिद्ध ओलों से मारे गए। मैंने ऐसा मौसम यहाँ पहले कभी नहीं देखा है। एक पार्किंग लॉट में खड़ी गाड़ियों को कुछ ऐसा नुकसान हुआ। सबसे बड़े ओले गिरने का वर्ल्ड रिकॉर्ड 8 इंच के डायमीटर का है। इससे तो कोई गाय भी मर सकती है, तो ब्लैकबर्ड तो बहुत छोटी है। नेशनल वेदर सर्विस ने न्यू ईयर के दिन आर्कांसो में तूफान रिकॉर्ड किया तो था, लेकिन वो पक्षियों के मरने के पहले ही बीबी से पूर्व की तरफ निकल चुका था। तो फिर इस भयानक घटना की वजह आखिर क्या थी? 2011 न्यू ईयर का दिन आर्कांसो के बीबी शहर में जब लोग सुबह उठे तो उन्हें अपनी सड़कों पर 5000 पक्षी मरे हुए मिले। ना तूफान, ना बीमारी, ना ही कोई टॉक्सिन। फिर इस भयानक घटना का आखिर कारण क्या था? इस घटना की बारीकी से जांच करने पर इन मौतों की खास तारीख और समय का महत्व समझ आता है। ये सब न्यू ईयर्स ईव के दिन हुआ। न्यू ईयर्स ईव जश्न मनाने का समय है, लेकिन जानवरों के लिए ये खुशी का समय नहीं है। न्यू ईयर्स के जश्न के दौरान आसमान में बहुत आतिशबाजी की गई। उन पटाखों की वजह से हर तरह के जानवरों में दहशत फैल गई, चाहे वो पालतू हो या जंगली, और पक्षियों में तो खास तौर पर। वो उड़ते हुए खतरे से बचने की कोशिश करती हैं, शोर से, तेज रोशनी से, और ऐसा करते हुए खुद को और खतरे में डाल लेती हैं। इधर उधर या आपस में टकरा जाती हैं। पर आतिशबाजी तो पूरे देश में हुई थी, फिर इसका असर बीबी के शहर के पक्षियों पर ही क्यों हुआ? हफ्तों बाद मीटियोरोलॉजिस्ट को कुछ बहुत ही अनोखी बात पता चली।
रेडार पर हमें टेम्परेचर इन्वर्जन दिख रहा था। आमतौर पर रात में वातावरण ऊंचाई के साथ ठंडा होता जाता है। जमीन के पास हवा गर्म रहती है और ऊपर की तरफ ठंड बढ़ती चली जाती है। कभी कभी ये पूरा प्रोसेस उलट जाता है। ऊंचाई के साथ हवा की गर्मी बढ़ने लगती है। टेम्परेचर इन्वर्जन का खास महत्व है क्योंकि ये किसी भी ध्वनि को बदल सकता है। आवाज गर्म और ठंडी हवा में अलग अलग गति से चलती है और जब वो गर्म हवा से टकराती है तो तेज गति से वापस जमीन की तरफ आती है। दरअसल टेम्परेचर इन्वर्जन के कारण आसमान में एक तरह से बहुत बड़ा लाउड स्पीकर बन गया। इससे आतिशबाजी की आवाज इतनी बढ़ गई कि पक्षी घबराकर अपने घोंसलों से निकलकर अंधेरे में तेजी से हर तरफ उड़ने लगे और एक दूसरे से टकराने पर उन्हें ये जानलेवा चोटें आईं। अगले साल बीबी के पुलिस चीफ ने न्यू ईयर्स ईव की आतिशबाजी पर बैन लगा दिया, इस उम्मीद में कि दोबारा ऐसी भयानक घटना नहीं होगी। टूसॉन, एरिजोना, जून 2015। नेशनल पार्क में लगे कुछ कैमरों में से एक पर गजब का नजारा देखने को मिला, जो अजीब होने के साथ साथ निराला भी है। पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे कोई जानवर सर पर साफा पहनकर रेगिस्तान में जश्न मना रहा है। ये दिखने में कुछ झबरीला और धारीदार है और लगता है जैसे इसके सर पर बड़े बड़े बाल खड़े हैं। पर ये तो बड़ी शान से अपना पिछवाड़ा दिखा रहा है। ये तो कमाल है। ये तो एक स्कंक है, हाथों के बल खड़ा हुआ, पैर फैलाए हुए, पूंछ हवा में। इसे देखकर तो मुझे लगा वाह क्या बात है, ये तो गजब का स्टंट है। ये वेस्टर्न स्पॉटेड स्कंक पूरे 10 सेकंड तक अपने हाथों पर खड़ा रहा। सवाल ये है कि आखिर वो कर क्या रहा है। मुझे तो लगा कि पक्का ये किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। क्या ये किसी मादा को लुभाना चाहता है? बहुत तरह के जानवर मादाओं को लुभाने के लिए गजब के खूबसूरत प्रदर्शन करते हैं। बर्ड्स ऑफ पैराडाइज इसके लिए प्रसिद्ध हैं। उनके खूबसूरत पंख और रंगों के अलावा वो मादाओं को लुभाने के लिए बहुत ही शानदार डांस करते हैं, जो कि बहुत ही मजेदार है। अडेली पेंगुइन मादाओं को लुभाने के लिए छोटे छोटे पत्थर इकट्ठे करते हैं। पेंगुइन्स अपनी गर्लफ्रेंड्स को पत्थर से खुश कर सकते हैं, लेकिन इंसान नहीं। और ये हुडेड सील्स अपनी बड़ी सी नाक फुलाकर ये काम करते हैं। करो करो, इम्प्रेस करो। और ये वाला तो कुछ ज्यादा ही अजीब है। यहाँ एक नर जिराफ मादा की यूरिन को सूंघ रहा है। ऐसा आमतौर पर देखने को नहीं मिलता है। तो क्या ये लुभाने का कोई अलग तरीका है? ये कोई पुरानी प्रेम कहानी हो सकती है, या शायद वो भी नहीं। स्कंक की लुभाने की तकनीक काफी सीधी और सटीक है। बस भागकर मादा को गर्दन से पकड़ लो और लो हो गया। रोमांस का तो कोई चक्कर ही नहीं है। सॉरी। अगर इसका मेटिंग से कोई संबंध नहीं, तो क्या ये स्कंक का गंध छोड़ने या टेरिटरी मार्क करने का कोई उल्टा तरीका है? जानवरों में गंध की बहुत भारी अहमियत होती है। गंध के स्प्रे से जानवर एक एरिया में अपनी उपस्थिति का ऐलान करते हैं, और अपने हाथों पर उल्टा होकर ये करना उतना भी विचित्र नहीं है। हम डॉग्स के जगह जगह गंध छोड़ने की आदत से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। डॉग्स अपने आगे के पंजों पर ऊपर उठकर ऊंची से ऊंची जगह पर यूरिन पास करते हैं। गंध से जानवर की सेहत और आकार का पता चलता है। तो गंध जितनी ऊपर होगी, दूसरों को जानवर उतना बड़ा लगेगा। स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग जू के दर्शकों को ये नजारा आंखों के सामने देखने को मिला। कमाल है कि पांडास भी ऐसे ही हाथों के बल उल्टा होकर पेड़ों पर यूरिन पास करते हैं, और वो भी सिर्फ खुद को बड़ा दिखाने के लिए। मगर हम स्कंक्स के बारे में ये जानते हैं कि वो अपना आकार दिखाने के लिए स्प्रे नहीं करते। तो शायद ये गंध छोड़ने के लिए हाथों पर उल्टा खड़े नहीं होंगे।
फिर हो सकता है कि वो हमलावरों को धोखा देने के लिए ऐसा कर रहे हों, ताकि हमलावर हमला करने से पहले 2 बार सोच लें। ये सच है कि जानवर हमलावरों को डराने की पूरी कोशिश करते हैं। इसके कई उदाहरण हैं और मुझे लगता है कि ये तो किसी भी हमलावर के लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग नजारा होगा। बहुत से जानवर, ताकि वो किसी का शिकार ना बने, दूसरे जानवरों को भ्रम में डालने के लिए कई चालें चलते हैं। जैसे कैटरपिलर के पीछे की तरफ पर आंखों जैसे निशान होते हैं और हमला करने वाले को समझ में नहीं आता कि वो किस तरफ से वार करे। कभी-कभी ये चकरा देने वाले तरीके या तो जेनेटिक मार्किंग्स होते हैं या फिर उनका स्वभाव। अब इस फ्रिल्ड नेक लिजर्ड से कौन डरकर कोसों दूर नहीं भागेगा। गजेल की इस प्रक्रिया को प्रॉन्किंग कहते हैं, जिससे उनकी फुर्ती का पता चलता है। प्रॉन्किंग में वो चारों पैर उठाकर जमीन से ऊपर उछलते हैं, जो कि कोई आसान काम नहीं है। ये हमलावरों को ये दर्शाता है कि वो ताकतवर हैं, बहुत तंदुरुस्त हैं और आसानी से पकड़ में आने वाले नहीं हैं। और ये भी एक अच्छा तरीका है अपनी ताकत दिखाकर हमलावरों को रोकने का। स्कंक का किसी खतरे की संभावना पर ऐसे रिएक्ट करना लाजमी है। हाथों पर खड़ा होकर वो अपने खास निशान और खुद को बड़ा दिखा रहा है। तो ये थियरी कुछ हद तक सही है। स्कंक्स अपनी दुर्गंध के लिए प्रसिद्ध हैं, पर यह गंध उनके स्प्रे किए हुए एक खास लिक्विड से आती है। इस फुटेज में शायद स्कंक अपनी बदबूदार यूरिन स्प्रे कर रहा है, जिसके लिए वो अच्छी तरह से जाने जाते हैं। दरअसल ये गंध उसके एनल ग्लैंड्स में बनती है। स्कंक का स्प्रे बहुत ही बदबूदार होता है क्योंकि इसमें भरपूर सल्फरस केमिकल्स होते हैं। इसका इस्तेमाल ये हथियार की तरह करते हैं। पर ये स्कंक स्प्रे करता हुआ नहीं दिखा। इसे फिर से स्लो मोशन में देखते हैं। इनका निशाना बहुत ही पक्का होता है। ये 10 फीट तक स्प्रे कर लेते हैं, जो कि आमतौर पर चेहरे पर होता है, जिससे खुजली, उल्टी और कुछ देर के लिए अंधापन भी हो सकता है। स्कंक्स हर दिन में सिर्फ 6 बार ही स्प्रे कर सकते हैं, तो वो इस हथियार को बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करते हैं। तो शायद ये नाच एक सस्ता विकल्प था। ये स्कंक शायद खतरे की चेतावनी दे तो रहा है, लेकिन किसी अलग तरह के खतरे की। लगे हुए कैमरे में उसे खतरा दिखा तो ये नाच उसकी तरफ से एक चेतावनी है, और अगर इससे कुछ नहीं हुआ तो आखिरकार वो कैमरे पर अपना गंद वाला स्प्रे कर देगा। बहुत से जानवर लड़ने या आक्रमण करने से पहले चेतावनी देते हैं। अपना जहरीला हथियार इस्तेमाल करने से पहले ताकत दिखाकर धमकी देते हैं। वो उम्मीद करते हैं कि शायद हमलावर घबराकर पलट जाएगा। तो अगर कभी आपके सामने स्कंक उल्टा होकर नाचने लगे तो परफॉर्मेंस एंजॉय मत करिएगा और स्प्रे गन से बचकर वहां से भाग लीजिएगा। जुलाई 2018 की बात है। तालाहासी फ्लोरिडा में एक घर की खिड़की पर एक मेंढक चिपका हुआ मिला और पता नहीं किस वजह से उस मेंढक में से रोशनी चमक रही थी। तो आखिर ये मेंढक ऐसे जगमगा क्यों रहे हैं? जैसे क्रिसमस की कोई सजावट हो। जुलाई 2018, तालाहासी फ्लोरिडा। ये इलेक्ट्रिक नुमा एम्फिबियन एक खिड़की पर मिला है, पर ये जगमगा क्यों रहा है? मेंढक एम्फिबियंस हैं और पानी और जमीन दोनों जगह रहते हैं। वो घने जंगलों से लेकर लोगों के घरों तक हर जगह पाए जाते हैं। दुनिया में अलग अलग तरह के मेंढक पाए जाते हैं, तकरीबन 5000 तरह के। कुछ मेंढक उड़ सकते हैं, कुछ पत्थर की तरह जम जाते हैं, कुछ मेंढक रेगिस्तान में रहते हैं और कुछ महीनों तक जमीन के नीचे रह सकते हैं। अभी तक हम ऐसे जगमगाते मेंढक के बारे में नहीं जानते। तो क्या ये कोई नए प्रकार का मेंढक है जिसके बारे में हम जानते ही ना हो? हमें मेंढकों की नई प्रजातियां मिलती रहती हैं। अभी 2016 में ही ऑस्ट्रेलिया में महोनी स्टॉटलेट नाम की एक नई प्रजाति मिली। पिछले कई सालों में मेंढकों की ऐसी दर्जनों नई किस्में मिली हैं और इनको इनके पैरों के ऑरेंज निशानों से पहचाना जाता है।
2017 में हमें सबसे पहला अंधेरे में चमकने वाला मेढक मिला। ये मेढक वैज्ञानिकों को अर्जेंटीना में सेंटा फे के पास मिला। एम्फीबियंस की 7000 प्रजातियों में से ये पहली ऐसी जाति थी। ये खोज बहुत ही संयोग से हुई। वो यूवी लाइट का इस्तेमाल कर रहे थे और अचानक सारे मेंढक अंधेरे में चमकने लगे। उसके बाद से इसी तरह के अंधेरे में चमकने वाले मेंढकों की सैकड़ों और प्रजातियां मिली। पर क्या ये नई जगमगाती हुई प्रजाति यूं ही किसी घर के पास मिल सकती है? ये तालाहासी फ्लोरिडा है और यहाँ जानवरों के बारे में काफी मालूमात हासिल की जा चुकी है। और अगर यहाँ जगमगाता मेंढक होता तो अब तक जरूर मिल चुका होता। तो फिर इस पर कुछ और रोशनी डालते हैं। क्या इस मेंढक ने कुछ जगमगाता हुआ निगल लिया, जैसे कि हमारा बनाया हुआ टॉर्च या फिर बच्चे का खिलौना? ये काफी कुछ एक क्रिसमस लाइट जैसा दिख रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक मेंढक बिल्कुल नहीं है। मेंढक इधर उधर के प्लास्टिक की चीजों से आकर्षित नहीं होते। उन्हें तो स्वादिष्ट भोजन पसंद है, जैसे कि ये टेस्टी केचुआ या अलग अलग कीड़े। ये मुमकिन है कि उसने कोई जगमगाता हुआ कीड़ा खा लिया होगा, जैसे कि जुगनू। फायरफ्लाई यानी कि जुगनू दरअसल कीड़ों की जाति के होते हैं और ये बीटल के परिवार से आते हैं। ये अपने बॉडी के खास ऑर्गन में ल्यूसिफेरिन नाम के पदार्थ को ऑक्सीजन से मिलाकर ऐसी रोशनी पैदा करते हैं जिनसे वो चमकते रहते हैं। अगर ये फायरफ्लाई या जुगनू मेंढक के अंदर है तो हमें ये रोशनी दिख कैसे रही है? मेंढकों की चमड़ी बहुत ही पतली होती है, यहाँ तक कि वो उससे सांस भी ले सकते हैं, तो उसमें से रोशनी दिखाई देना कोई ताज्जुब की बात नहीं है। सवाल ये है कि उसके पेट में जाने के बाद भी जुगनू ऐसे चमक क्यों रहा है? मुझे लगता है कि जुगनू अब तक जिंदा है। वैसे भी मेंढक अपना शिकार चबाते नहीं हैं, वो उसे निगल लेते हैं। अमेरिका के और इलाकों में भी जगमगाते मेंढक नजर आए हैं, पर फायरफ्लाइज खाना मेंढकों की गलती है, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका की ज्यादातर फायरफ्लाइज में इतना जहर होता है कि वो एक छिपकली तक को मार सकते हैं। शायद इनकी रोशनी एक चेतावनी है, जो शायद इस मेंढक को समझ में नहीं आई।